नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस विशेष कार्यक्रम लोक पर्व में। आप जान रहे हैं कि बिहार और दूसरे कई राज्यों में उपचुनाव हैं। 11 राज्य जो हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे अहम है क्योंकि वहां 28 सीटें हैं। और बिहार में उपचुनाव नहीं बल्कि बिहार विधानसभा का पूर्ण चुनाव इस कोरोना काल में हो रहा है। और इन सब पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम लोक पर्व में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आप सब जान रहे हैं कि पहले फेज का मतदान जो है वो समाप्त हो चुका है और दूसरे और तीसरे यानी कि दो फेज और बचा हुआ है, जिसमें से दूसरा फेज जो है वो 3 नवंबर को होना है और 7 नवंबर को आखिरी फेज का मतदान। उसके बाद 10 नवंबर को वोटों की गिनती। तो ये जो प्रक्रिया है इसके लिए अलग अलग दल जो हैं, सियासी पार्टियां जो हैं वो मैदान में उतरी हुई हैं और अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। और आप सब जान रहे हैं कि इस वक्त एनडीए की सरकार है बिहार में और उसके मुखिया यानी नीतीश कुमार जी जो हैं वो लगातार अपने मंच से लालू यादव के 15 साल को जंगल राज कहते हुए 2005 से पहले के शासनकाल को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। 2005 से पहले का जो 15 साल का जंगल राज था वो चाहिए, या सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार का जो मंगल राज कह लें वो चाहिए, जो अपने मुख से वो कह रहे हैं। तो यही आज हमारा मेन मुद्दा भी है कि क्या 2005 जो है 2005 से पहले का जो काल था वो जंगल राज था। ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा अमलेंदु उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पुष्परंजन जी के अलावा और अमलेंदु उपाध्याय के अलावा कुमार पंकज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सब इन तीनों महानुभावों से, पत्रकारों से परिचित हैं और इस कार्यक्रम में ज्यादा अब वक्त न लेते हुए मैं सीधे चलूंगा पुष्परंजन जी के पास। पुष्परंजन जी, सबसे पहले मैं जल्दी से ये जानना चाहता हूं कि ये जो जंगल राज बनाम मंगल राज जो कह रहे हैं नीतीश कुमार, थोड़ा मैं अभी चाहूंगा 1-1 मिनट का वक्त देना चाहूंगा आप लोगों को, उसके बाद फिर हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जंगल राज बनाम मंगल राज कहाँ तक कितना उचित है? नीतीश बाबू का जो ये दावा है वो देखिए, टोटल उन्होंने एक तरह से छलावा पेश किया है। मतलब उनके टाइम का बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आप अभी ओपनिंग कमेंट है जी। लेकिन उस आंकड़ों को का पूरा अध्ययन किया हमने तो लगा कि काफी हेराफेरी हुई है। मतलब बिहार पुलिस के ही आंकड़े हैं, किसी और के नहीं हैं जी। किसी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जैसे आंकड़े नहीं है। आज उस पे बिल्कुल तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये टोटल घुमाने के लिए कि आपके कारतूस में अगर दम नहीं है तो आप किसी और दिशा में घुमा लीजिए, ये है कहानी पूरी। और उस कहानी का मुझे लगता है कि आज एक झलक तो जरूर दिखानी चाहिए डीबी लाइव पर कि क्या हुआ है, मतलब आंकड़ों का किस तरह से गोरख धंधा हुआ है जी। और उस आधार पे कहा जाएगा कि जंगल राज इनका जो मंगल राज 15 साल रहा है उसमें क्राइम कम नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा उसकी बढ़ोतरी हुई है। और बाकायदा उसका सबूत है उन्हीं के विभाग के द्वारा जी। वो तो सबूतों के साथ हम बात करेंगे आज। लेकिन अमलेंदु जी, नीतीश बाबू का जो दावा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जंगल राज चाहिए या अभी वर्तमान का जो हमारा मंगल राज है यानी सुशासन बाबू का जो राज है वो चाहिए, ये दावा जो है, जल्दी से चाहूंगा 1-1 मिनट का समय मैं सबको देना चाहता हूं शुरुआत में। ये दावा कितना उचित है आपकी नजर में? फिर इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, असल में अगर नीतीश जी जो है वो अपनी देखने रख के तो कहिए वो 15 साल पहले संक्षेप में इतना कह दिया जाए कि किया उनकी हत्या किसके शासनकाल में हुई तो मालूम रहेगा जंगल राज क्या था और क्या नहीं जी। इतना ही कहना काफी है जी। बिल्कुल, मतलब समझदार कोई छाया जो होता है वो इतना काफी है कि जंगल राज क्या है ये जो है इसकी एक बातें बाद में की जाएगी। बिल्कुल चर्चा होगी तो की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। और यही सवाल पंकज जी आपके ऊपर भी मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि क्या ये जो दावा है कितना सही है, कितना उचित है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार जो पिछले 15 साल जंगल राज के, मतलब लालू के राज के जो जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, 15 साल से नीतीश कुमार का राज है, सुशासन बाबू की छवि रही है। तो आप उन 15 साल को क्यों आप ला रहे हैं? 15 सालों के बाद आप अपने सुशासन बाबू वाली छवि लाइए, आप अपने काम की उपलब्धि गिनाइए कि जंगल राज की बात क्यों आप कर रहे हैं, जब आप ही नहीं पूरा देश या बिहार के लोग भी जानते हैं कि
15 साल का जो स्थितियां रही हैं वो अलग है। 15 साल आपके राज्य में जो सुशासन की जो छवि रही है, सुशासन बाबू की छवि रही है वो अलग है। जंगल राज अगर आ जाएगा या नहीं आएगा जनता को तय करना है, लेकिन आप अपनी उपलब्धियां जो 15 साल आपने क्या किया है उस पर बात करिए। जी, तो 15 साल आपने क्या किया उस पर बात कीजिए। अब हमारे साथ ये पूरा मंच जो हमारा आज का 1 घंटा जो हम आपके साथ रहने वाले हैं ओपन है, और इस पे हम बिहार चुनाव पे लगातार चर्चा करते आ रहे हैं और बिहार चुनाव से संबंधित ही हम बातें यहाँ कर रहे हैं। खासकर उसके अलावा मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों की चर्चा भी बीच बीच में थोड़ी बहुत हम कर लेते हैं, लेकिन बिहार जो है एक अहम राज्य है कोरोना काल में, और उस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं और इसलिए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले पुष्परंजन जी, जो स्थिति अभी उत्पन्न हुई है, हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान स्थिति जो है उसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट फेज के मतदान के बाद भी जो स्थितियां सामने आ रही हैं, जो लोग कह रहे हैं वो साफ नजर आ रही हैं। वहां से जो खबरें आ रही हैं कि फर्स्ट फेज में नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू और उनका गठबंधन एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें नीतीश कुमार के खिलाफ जो इनकम्बेंसी है यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां काम कर रहा है, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में अगर कहें तो नीतीश कुमार जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं आज की तारीख में, वो 15 साल पीछे ले जाना कहां तक उचित है, पहली बात। दूसरी बात, मतलब एक एक करके आगे बढ़ेंगे पुष्परंजन जी, कि 15 साल आप सरकार में रहे, 15 साल की बात आप अपने मतलब जुबानी न कह करके आप सीधे जंगल राज की बात कर रहे हैं, कितना उचित है ये? देखिए, दोनों पक्ष जो है जंगल राज की बात कर रहे हैं। मतलब कि लालू पक्ष भी ये नहीं कर रहा है कि मेरे टाइम में अपराध कम हुए थे या जो भी स्वीकार एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं कि जंगल राज हमारे समय में भी रहा, वो चूक हुई है। और नीतीश कुमार भी अपने उनके क्राइम की तरफ इशारा कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, इनके समय में क्या गड़बड़, किस तरह से क्राइम रेट कम नहीं हुआ है। मगर दोनों जंगल राज, अगर जंगल और मंगल राज मिला दें अगर क्राइम के हिसाब से, तो यानी 30 साल से पहले बिहार में वो परिदृश्य नहीं था कि लोग पलायन कर जाएं, वहाँ से लोग भागे वहाँ पर अपराध की वजह से। ये 30 साल पहले जो भी वहाँ पर शासन में जो लोग भी थे, जिन्होंने बिहार में विकास पे हो सकता है ध्यान न दिया हो, लेकिन अपराध उस स्तर पे नहीं था, ये भी स्वीकार करना चाहिए इन दोनों पक्ष के नेताओं को। एक दूसरा ये कि चीज़ों को कैसे डाइवर्ट किया है। जैसे नीतीश ने आज जो बयान दिया है कि जो नौकरी वाली बात जो आप भी चला रहे अपने स्क्रॉल में, कि नौकरी को नीतीश ने कहा बोगस बात, मतलब नौकरी को शुक्र मनाइए कि नौकरी को उन्होंने गंदी बात नहीं कहा कि गंदी बात, नौकरी की बात मत करो। तो किस तरह से ये चेंज करके, उस नैरेटिव को चेंज करके अपराध पे ले आते हैं कि भाई अच्छा देखिए उसमें गड़बड़ क्या हुआ है। बिहार पुलिस के चूंकि प्रमुख रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे, और जब आंकड़े वगैरह तैयार किए जाते हैं तो उसमें खेल होता है आंकड़ों में। तो मैं इसीलिए जो अध्ययन आज कर रहा था आंकड़ों का, उससे मुझे लगा कि देखिए क्या बात है कि बिहार पुलिस ने जो अपने आंकड़े दिए वो 2001 से लेकर और अगस्त 2020 तक के क्राइम डाटा उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। और उस क्राइम डाटा का अध्ययन, उससे पहले का क्राइम डाटा क्यों नहीं है, जो कि हमें जरूरत वहां तक भी थी कि लालू काल जो था उस समय से लेके, मतलब कि 1995 से लेके जो आंकड़ा था वो क्यों नहीं है। मतलब 2001 से 2020 तक के आंकड़े हैं, तो इसका मतलब 5 साल का तो हमें मिल रहा है। लालू के उसके पहले के 10 साल के आंकड़े बिहार पुलिस के क्राइम डाटा में उपलब्ध नहीं है। दूसरा नंबर है कि इस क्राइम डाटा में जिस तरह के आंकड़े दिए गए हैं उसमें गड़बड़ झाला ये हुआ है कि किडनैपिंग के 2 पार्ट किए गए हैं। किडनैपिंग के जो आंकड़े उन्होंने दिखाए हैं उसमें एक अपहरण जो सामान्य तरीके से होता है, एक जो फिरौती वाला अपहरण होता है, ये 2 कैटेगरी उन्होंने बांट रखा है उसमें। अब उसके बाद एक क्राइम डाटा जो मिला टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें 12 साल के आंकड़े उन्होंने दिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने। 32,085 मामले उसमें दर्ज किए गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे जो कराया था, जो आंकड़ों के आधार पर तैयार किया था, वो पीरियड था 1992 से लेकर 2004 तक के आंकड़े टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे में, जो 12 साल में कुल मिला के 32,085 मामले उस तरह से थे। तो उससे हम अगर मैच करते हैं, मतलब 1992 से 2000 उस 12 साल को हम नीतीश कुमार के 12 साल से मैच अगर करते हैं, तो उस 12 वर्षों के कालखंड में 83,045 किडनैपिंग के मामले बिहार में दर्ज हुए थे।
अब आप कहेंगे तो हर वर्ष के हिसाब से मैं पढ़ देता हूँ। लेकिन ये 12 साल लालू यादव बनाम 12 साल अगर नीतीश कुमार देखें तो ये ऑलमोस्ट डबल आंकड़ा है जो नीतीश डबल से भी ज्यादा, 2.5 गुना से भी ज्यादा आप आंकड़े का देखेंगे हिसाब जी, तो 2.5 गुना से भी ज्यादा वो आंकड़ा इसमें शामिल हो जाता है जी। और उसमें प्लस भी 2200, जिसमें माइनस अगर करेंगे 2005 से, क्योंकि आंकड़ों की जाल में हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उलझ जाएं, लेकिन वो प्लस जो है वो 2000 साल के आप माइनस कर 2005 से में 2226 अपहरण के वारदात हुए थे और 291 फिरौती वापसी वाले हुए थे वारदात। उसी तरह से 2006 में 2201 अपहरण के वारदात हुए थे और फिरौती के उसमें 194 भी शामिल कर लें उसमें। बिल्कुल। तो इस मतलब तरह कुल मिला के लबोलुबाब ये है पुष्परंजन जी कि जो आंकड़े हैं, जो क्योंकि आंकड़े तो बोलते हैं और ये आंकड़े हमने तैयार नहीं किए, ये आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये आंकड़े बिहार सरकार के आंकड़े हैं और स्वयं उन्हीं के शासन उनके शासन के आंकड़े हैं और जो ये बताते हैं कि क्राइम रेट, अपराध और अगर किडनैपिंग की बात हो, अपहरण की बात हो, जिस अपहरण उद्योग की बात होती थी, आप याद कीजिए कि उस जमाने में कई सारी फिल्में बनी और उन फिल्मों को आप याद कीजिए जिसमें कि बिहार के अपहरण उद्योग की बात होती थी, जिसमें एक गुंडा जो है वो कोई यादव नाम का होता था और लेकिन ये पिछले 15 साल में ऐसी फिल्में मुझे तो दिखाई नहीं दी। अगर ऐसी फिल्में हैं तो मैं चलूंगा सीधे अमलेंदु उपाध्याय जी आपकी तरफ। अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये ओवरऑल जो एक नैरेटिव तय किया गया कि जो 2015 का जो साल था वो 2005 से जो पहले का साल था वो जंगल राज था, इस नैरेटिव को आप किस ढंग से लेते हैं? मैं इस नैरेटिव को देखता हूं कि अगर 2005 से पहले का जंगल राज था जी, तो 2000 पहले के जंगल राज में नीतीश कुमार खुद सरकार में भी शामिल रहे थे, ये हम लोगों को नहीं पता जी जी। नीतीश कुमार जी लालू यादव जी के मंत्रिमंडल में शामिल रहे थे और उनकी पार्टी में भी शामिल थे जी। पार्टी तो उनकी बाद में बनी, समता पार्टी जब नीतीश कुमार उन्होंने बनाई 419 था उसमें गए। तो जिस जंगल राज की बात हो रही है, जिस दौर की जंगल राज कहा जा रहा है, उस जंगल राज में नीतीश कुमार शामिल थे। पहले नीतीश कुमार अपना हिस्सा उस जंगल राज में तय कर जी, और ये तय करके नीतीश कुमार ने उस जंगल राज जी जी। दूसरी चीज ये है कि ठीक है, हम बात करते हैं कि जंगल राज था, आप कहते हैं जंगल राज था, लेकिन आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब नीतीश कुमार की सरकार रही थी, मैं 2011 में बनी थी, नहीं नीतीश कुमार और सूरज भान, सत्तर से 18 माफिया जो थे वो उनकी सरकार में मंत्री थे जी। नीतीश कुमार के ही मंत्री थे ना 70 से 18 माफिया, जो मतलब बिहार में जो अपना उद्योग के लिए माने जाते थे जी, वो सब लोग जो थे वो नीतीश की सरकार में शामिल थे, उनको समर्थन दे रहे हैं। तो इस मामले में कोई जो है वो दूध का नहीं हो सकता है। और देखिए ये कड़वी सच्चाई है कि राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है और सब तरफ राजनीति का अपराधीकरण है। आज अगर आप केंद्र का मतलब सांसदों का डाटा उठा करके देखें तो आप देखेंगे 50% से ज्यादा सांसद जो है वो दागी है जी, और सबसे ज्यादा दागी सांसद जो है जिनपे अपहरण और हत्या और बलात्कार इन सब के मुकदमे हैं वो तो सत्तारूढ़ में जुड़े हुए लोग हैं। जाहिर बात है सबसे ज्यादा सांसद उनके हैं तो अपराधी भी उनसे जुड़े हुए होंगे जी। तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि राजनीति का अपराधीकरण है। तो ये कहना है कि हमारे यहाँ है और हमारे यहाँ नहीं है, और इससे ज्यादा जंगलराज क्या हो रहा है, जो मुजफ्फरनगर कांड की आरोपी है, जो है, आप उसको क्यों जाकर पार्टी है और क्या जंगलराज जरूर होते हैं जी जी बिल्कुल। अगर नीतीश जी में हिम्मत है और बाकी में जंगलराज को नीतीश में जाना चाहते हैं तो अभी तुरंत घोषणा करने की मंजूर करते हैं जी। और जब तक मंजूर के साथ आप खड़े हुए हैं आप कैसे जंगलराज के हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो ये होना जो अच्छा दूसरी बात ये और जिस जंगलराज की बात कर रहे हैं, मैं एक और बात कहना चाहूँ, जिस जंगल अगर हम नाम की जंगलराज की बात है तो जंगलराज में भूमि अरब का था। अगर यही बात है कि लालू यादव हाँ उसमें तेजस्वी का क्या रोल है? जी, तेजस्वी का तो कोई रोल नहीं है ना। बिल्कुल
बिल्कुल उस पे भी आएंगे अमलेंदु जी, उस पे भी आएंगे, लेकिन इस वक्त पंकज जी आपके तरफ भी इसी सवाल के साथ आना चाहता हूं कि 2005 से पहले का जो जंगल राज कहा जा रहा है और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो अभी पुष्परंजन जी ने आंकड़े पेश किए, जिसमें कहा गया जो अपहरण उद्योग की बात होती थी पहले बिहार में, जिस जंगल राज की बात होती थी बिहार में, वो क्या खत्म हो गया। जिस दावे के साथ नीतीश कुमार जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा जो दावा है उस आधार पे आप देख लीजिए कि आपको किसकी सरकार चुननी है। अगर आप ये कहेंगे कि सरकार जो है वो तेजस्वी यादव की आपको चुननी है तो आप इंतजार कर लीजिए, आप देख लीजिए कि ये जो है ये जंगल राज देने वाली पार्टी है। और इनके पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव आज चारा घोटाला में जेल के अंदर हैं और सब कुछ आपके सामने है, और इसलिए आपको क्या चाहिए ये समझ लीजिए आप। तो ओवरऑल जो स्थितियां हैं, लेकिन आंकड़े जो हैं वो ये कहते हैं कि पिछले 15 साल बनाम 15 साल जो मतलब लालू यादव का 15 साल बनाम नीतीश कुमार का 15 साल जो है वो कहीं और आंकड़े बता रहा है। अपहरण उद्योग को अगर की बात करें तो जो आंकड़े पुष्परंजन जी ने पेश किए वो उन आंकड़ों के आधार पे हम देख रहे हैं कि लगभग 2.5 गुना ज्यादा अपहरण की घटनाएं जो हैं वो नीतीश राज में हो चुकी हैं। जो उसी का थोड़ा सा मैं दोबारा रिकैप करना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सर्वे जो इन्होंने पुष्परंजन जी ने बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सर्वे है उसने करवाया था 1992 से लेकर के 2004 तक के जो आंकड़े हैं, क्योंकि 2005 में इलेक्शन हुआ था और उसमें लालू यादव की हार हुई थी, उनकी पार्टी की हार हुई थी। तो वो जो 1992 से 2004 का जो आंकड़ा था, उन आंकड़ों के आधार पे मतलब 12 वर्षों में बिहार में 32,085 मामले दर्ज किए गए थे अपहरण के। और ये जो आंकड़े हैं ये बिहार पुलिस के अपराध मतलब बिहार में जो FIR दर्ज हुआ था उस आधार पे ये आंकड़े और उस वेबसाइट के आधार पे हैं। और 2001 से अगस्त 2020 तक के जो क्राइम डाटा उपलब्ध है वेबसाइट पे वो आंकड़े भी अलग तरह के आंकड़े बताते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि 32,085 मामले दर्ज हुए 1992 से लेकर 2004 के बीच में, जब सरकार थी लालू प्रसाद यादव की। अब देखिए 2005 में नीतीश बाबू आते हैं सत्ता में, लेकिन ये जो आंकड़े आपको बता रहा हूं वो 2007 से लेकर 2019 तक, ये भी 12 साल का आंकड़ा है। और इन 12 वर्षों के आंकड़े में जो अपहरण की जो मतलब वो भी बिहार पुलिस की वेबसाइट के आंकड़े में बता रहा हूं, 32,085 मामले जो 92 से लेकर 2004 तक थे, वो मामले बढ़ करके 2007 से 2019 के बीच 83,045 आप गौर फरमाइए, 83,045 किडनैपिंग यानी अपहरण के मामले दर्ज किए गए बिहार पुलिस की वेबसाइट के आधार पर। ये आंकड़े हम बता रहे हैं। ये मैं साल के हिसाब से पढ़ दूं अगर कहें तो नहीं, रहने दीजिए अभी, क्योंकि लंबा हो जाएगा पुष्परंजन जी। और हमारे दर्शक बहुत पैनी नजर रखते हैं और वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये आप झूठे आंकड़े दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो 32,585 जो मामले दर्ज थे वो मामले अच्छे थे और ये मामले बुरे हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में अगर अपहरण का मामला दर्ज किया गया, एक भी अपहरण अगर हुआ है, एक भी बलात्कार की घटना हुई है, एक भी अगर डकैती और किसी भी तरह के अपराध की बात दर्ज हुई है, कि मामले दर्ज हुए हैं, तो ये सही, इसे मैं कतई नहीं कह रहा हूं, ये गलत है। लेकिन जब आप ये दावे कर रहे हैं कि उनका कार्यकाल बहुत बुरा था और हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा है, जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, रिसर्च कर रहे हैं हम, उस रिसर्च बेस जब हम आपके सामने आए हैं तो वो बताता है कि नीतीश बाबू का जो पिछले 12 साल 2007 से 2019 का कार्यकाल है वो बहुत ही बुरा कार्यकाल रहा है। बुरा कार्यकाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपहरण के मामले जो हैं वो देख लीजिए आप, 32,085 से बढ़ करके 83,045 हो गए। ये लगभग 3 गुना, ये अपने आप में कुछ दर्शाता है। और ये समझने की जरूरत है कि आप कौन से किन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं कि वो जंगल राज था। अगर वो जंगल राज था तो आपका कौन सा राज है? आपका तो महाजंगल राज है। यहाँ तो गिनती ही नहीं है कितने ऐसे घास फूस और पेड़ पौधे जंगल मतलब वो सब कुछ उगाए हैं, वो आपको पता ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है पंकज जी, फिल्मों को भी आप देखते रहे हैं। एक समय आया जब फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग देखते रहे कि अपराध पर, वो भी अपहरण उद्योग पर फिल्में बनी खूब, गंगा जल और क्या क्या, मुझे उतना याद भी नहीं, मैं फिल्में कम देखता हूं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी बनी
जिसमें अपहरण को बताया गया, बिहार फिरौती पृष्ठभूमि को बताया गया, बिहार की पृष्ठभूमि को बताया गया, जाति तक। जो जाति तक बताया गया, और एक विशेष जाति प्रमुख का जो आदमी है जो वो डॉन गुंडा होता है। होता है, जो डॉन होता है वो गुंडा होता है, और उसका नाम किसी विशेष उससे जोड़ा जाता है। ये सारी चीजें दिखाई गई। क्या ये पूरा का पूरा मामला आपको एक रचना की तरह, व्यूह रचना की तरह नजर नहीं आता है? ये पूरा का पूरा जो है, जो चीजें हैं कि फिल्म बनाना, एक तरह से जंगल राज की तरह घोषित करना, उसके बाद में फिर अपने आप को 2005 से लेकर 2010 के बीच, मतलब कि 5 साल में सुशासन बाबू की तरफ आप बढ़ते हैं और ब्रांडिंग आपकी होती है। और आज आप कहाँ हैं ये तो सब जनता देख रही है, चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन ओवरऑल ये जो स्थितियां हैं, ये जो स्क्रिप्टिंग है, वो क्या कहती हैं कुमार पंकज जी? जी बिल्कुल, देखिए मैं अमलेंदु जी की एक बात से सहमत हूं कि जब लालू यादव के साथ नीतीश कुमार सरकार में रहे 90 के दशक में, उस समय जो अपराध हुए तो उसमें नीतीश कुमार भी शामिल रहे। तो वो अपने आंकड़े बताएं कि उस समय क्या रहा। 2005 में आप मुख्यमंत्री बनते हैं, 2015 में आपका एक नारा होता है बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, वहाँ भी सरकार बना लेते हैं। उस समय आप भाजपा के साथ नहीं रहते हैं, आप आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस के साथ गठबंधन में आते हैं। सुशासन बाबू की आपकी छवि रही है। मैं आपने आंकड़ों की बात कर दी है, मैं आंकड़ों से हट करके जरा बात कर रहा हूँ कि जब शराबबंदी बिहार में लागू हुई, महिलाओं ने बहुत स्वागत किया, बहुत लोगों ने स्वागत किया, तमाम समाजसेवी ने स्वागत किया कि बहुत अच्छा कदम है, बिहार की धरती पर ये लागू हुआ है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस था, जो आपने कानून बनाया, सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान किया, उसमें यह था कि किसी घर के बाहर अगर दारू की बोतल पकड़ी गई, खाली बोतल, तो उस घर का मालिक जिम्मेदार होगा। तमाम दबाव के बाद आपने खुद अपने नियम कानून में बदलाव किए। फिर बिहार में वही दारू जो है लगातार फिर मिलनी शुरू, मतलब दारू उद्योग बन गया पूरे बिहार में। आज भी जो है ब्लैक में आप जाइए, मार्केटिंग होती है, मिलती है। अमलेंदु जी ने एक दिन बताया भी था कि कैसे शराब माफिया लोग जो है चाहते हैं कि क्या नाम है, शराबबंदी रहे, उसे उनको क्या फ़ायदा होता। बिल्कुल सही उन्होंने बताया था कि आज जो है शराबबंदी के कारण और जो ब्लैक में शराब बिकने लगी, तमाम तरह के, पहले शुरुआत में इतने आंकड़े झूठे लोगों को फंसाया जाने लगा, किसी के भी गाड़ी में आप दारू रख दीजिए और उसको पकड़ के दारू की सप्लाई कर रहा है। तो ये जो तमाम, खुद इन्होंने, नीतीश कुमार ने ही अपने ऑडियंस को बदला, अपने कानून को बदला। तो ये किस सुशासन की बात कर रहे हैं? अगर सुशासन की बात और उस सख्ती की बात कर रहे हैं, बाहुबलियों को जहाँ तक था कि भाई लालू राज में कई बाहुबली पैदा हुए, कई, और नीतीश कुमार के शासनकाल में बाहुबली जेल में चले गए या कुछ कर दिया, ठीक है, ये अदालत का काम है। अदालत ने अगर सख्ती दिखाई तब तक, और चूंकि जो उनके मुकदमे हुए चीज़ें हैं, कई लोग जेल में हैं, कई लोग बाहर भी। आज भी जो एडीआर के आंकड़े बताते हैं उसमें साफ साफ स्पष्ट है कि किसके ऊपर कितना मुकदमा है, कौन किस पार्टी का है। तो साफ ये जो सुशासन बाबू की जो छवि रही, अब सुशासन बाबू की छवि रही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके नाम पर आप वोट नहीं मांग रहे हैं। आज आप नौकरी की बात करने वाले, अगर तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं तो आप उनको जो है कह रहे हैं कि बोगस बात है। तो आप किस सुशासन की बात कर रहे हैं? आप जंगल राज बनाम किसके नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप अपने 15 साल के कार्यकाल में जो 2020 का आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपके पास एजेंडा है, क्या आपके पास मुद्दा है? शराबबंदी अगर मुद्दा है तो उस पर आप अपनी बात रखिए। रोजगार अगर आपने दिया तो उसकी अगर बात रखिए। जो करप्शन की बात लगातार उठ रही है, 15 साल में लालू राज में करप्शन रहा, ठीक है, 15 साल में आपके राज में जो सुशासन बाबू और जो आपने काम किए, उन उपलब्धियों पर आप चुनाव मैदान में जाइए। कहाँ चला गया वो नारा कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार? आज वो नारा क्यों नहीं गूंज रहा है? आज ना आपके प्रचार में वो नारा है, ना आज आपके समर्थकों के द्वारा नारा है, और ना आज ये नारा गूंज ही नहीं रहा है। तो ये जो जंगल राज की बार बार बात कर रहे हैं, जंगल राज की बात करके सिर्फ वही है कि अपनी जो उनकी कुंठा है, मैं कुंठा शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं नीतीश कुमार जी के लिए कि तमाम जो पिछले सभाओं में मैंने उनकी बातें सुनी, उनके जो भाषण हो रहे थे, उसमें से कुंठा झलक रही है। भाई अगर तेजस्वी की सभा में भीड़ हो रही है, आपकी सभा में नहीं आ रही है, तो ये आपको देखना चाहिए कि एक युवा से आपको कैसे टक्कर दे रहा है। एक समय में जब आप 2000 लालू से जब आप अलग हुए, समता पार्टी बनाई, तो आपकी एक महत्वाकांक्षा जगी कि आप जो है, आपको भी बिहार की सत्ता चाहिए, आपको भी मुख्यमंत्री बनना है। आपने भाजपा से हाथ मिलाया और मुख्यमंत्री पद तक काबिज हुए, क्योंकि जब 2005 के चुनाव में आप भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं था। मुझे एक घटना याद है कि उन्होंने अरुण जेटली ने से, उस समय अरुण जेटली बिहार के प्रभारी हुआ करते, तो उनसे कहा था कि बिना मेरे नाम घोषित किए हुए हम यहाँ सरकार नहीं बना पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की बिहार में सभा होनी थी, उनके मुंह से कहलवाना था, लेकिन संयोग से अटल बिहारी वाजपेयी उम्र के हिसाब से वो भूल गए बात कहना कि नीतीश कुमार मतलब गठबंधन के उम्मीदवार है, नहीं कह पाए। फिर इनको अंदर से निराशा हुई कि उन्होंने कहा ही नहीं, मंच से बताया ही नहीं हमारा नाम नहीं, तो अगले दिन किसी तरह से इसकी घोषणा कराई गई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। तो ठीक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, पद होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, लेकिन
आपने जो 15 साल शासन किया है उसका डिलीवर क्या बिहार को आपने दिया? सुशासन बाबू की छवि से, विकास के महानायक की छवि से आप आज कहाँ? 2020 में आपने रोजगार की बात को बोगस बता रहे हैं, जंगल राज की फिर बात कर रहे हैं, तो आप क्या पिछले 15 साल के जो आंकड़े बता रहे हैं कि आप बिहार को 15 साल में क्या आपने दिया? तो ये बड़ा एक बिहार की जनता को भी सोचना, और नीतीश कुमार की जो बौखलाहट है वो साफ नजर आ रही है कि भाई वो अपने आंकड़े, अपनी उपलब्धियां, अभी तो जो आंकड़े आए हैं उसमें शराबबंदी वाले आंकड़े ही नहीं है कि किस तरह से उस दौरान में मैं बिहार में रिपोर्टिंग करने गया था, शराबबंदी के जो इम्पैक्ट पड़े थे कि कैसे लोग पागल हुए जा रहे हैं, कैसे उसका असर पड़ रहा है, कैसे ब्लैक में मैंने जो जिनको एडिक्ट हो गए थे वो कैसे अपना साबुन खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अस्पतालों में उनको ज़बरदस्ती। इसके अलावा जो दूसरा जो मैंने देखा है कि लोग डरे हुए थे कि कहीं मुझे फंसा न दिया जाए, कहीं मुझे जबरन जेल में न डाल दिया, और हुई ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि जबरदस्ती जो है किसी को बदला लें, उनके बाहर, घर के बाहर एक शराब की खाली बोतल फेंक दो और कंप्लेन दर्ज कर दो कि इनके घर में कोई शराब पीता है। तो मतलब इस तरह की जो चीजें आपने की उस पर भी इनको विचार करना चाहिए। जी पंकज जी, हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हैं। उदय सिंह जी कह रहे हैं कि मोदी जी की तरह सब मैनेज कर रखा है नीतीश कुमार जी ने। पंकज जी आपके लिए उदय सिंह ने लिखा है। लेकिन चंदन यादव, दानिश खान, फिर असलाम सुमरा, फिर पीके यादव, फिर उसके अलावा सनुला अंसारी, नरेश यादव, SD मोही, फिर कन्हैया यादव, फिर रबिया अंसारी, नरेश यादव, ऐसे कयाम मोहम्मद, कई लोग जो हैं, हरेंद्र कुमार ये लिखते हैं कि नीतीश चाचा युवा के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। ये इनका कहना, हरेंद्र कुमार का कहना है। तो ऐसे तमाम लोग, सुरेश कुमार RJD, मतलब इसमें से कई लोग जो हैं वो RJD के समर्थक हैं। लेकिन दानिश खान जो हैं लगातार वो AIMIM का समर्थन कर रहे हैं। वो कल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिर संजीव कुमार जो हैं वो लिख रहे हैं कि बिहार में शराब नहीं बंद हुआ है, ये संजीव कुमार का कहना है। तो अलग अलग फिर फनी वीडियो जो है, प्रियंका गांधी CM इन बिहार, तो प्रियंका गांधी तो अभी बिहार में आई ही नहीं है, तो वो CM की बात तो दूर की है, वो प्रचार में भी अभी तक नहीं पहुंची हैं। तो ये अलग अलग बातें, अलग अलग अपने विचार रख रहे हैं हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इन सब के साथ हम इनके जो सवाल हैं या इनके विचार हैं वो सब हम लेंगे। मोहम्मद तौकीर हैं, वो लिख रहे हैं, सर सारे लोगों को हील में डालो, कुछ लिख रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अमीर रजा हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं BSSC का एग्जाम 2014 में मैंने दिया, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। ये देखिए, ये बहुत ही। फिर इसी तरह जितेंद्र कुमार है जो लिख रहे हैं नीतीश चाचा को घमंड हो गया है। तो ये पुष्परंजन जी, सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो युवा जुड़े हुए हैं, और आज युवाओं को लेकर के रोजगार की बात जब हो रही है तो नीतीश बाबू जो हैं वो कहते हैं कि ये रोजगार जो है वो बोगस बात है। रोजगार बोगस बात कैसे है? आपकी पार्टी जो आपका घटक दल है NDA का BJP, वो 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रही है पार्टी आपकी, और मतलब BJP जो है वो कर रही है। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं बोगस बात। चलिए मान लिया तेजस्वी यादव ने ऐसे ही बोल दिया है, बोगस बात मान लिया, लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि बीजेपी ने भी जो घोषणा पत्र में ये दावा किया है वो भी बोगस बात है? नहीं, वही जवाब तो उन्हें देना चाहिए कि बीजेपी ने जो अपने घोषणा पत्र में रोजगार की बात की, नौकरी नहीं रोजगार की बात की, उसे भी आप घोषित कर दीजिए कि भाई ये बिल्कुल बोगस बात है, हम नौकरी पे तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए बिहार में, प्रतिबंध लगा दीजिए, आप शासन में हैं। मगर ये इन्होंने जो खेल किया अपने आप में, ये रोजगार कैसा चाहते हैं? युवक जो हैं शराब की तस्करी करें, जैसे यहाँ एक तरह से केंद्र में हुआ था ना, पकोड़े बेचो अपना रोजगार स्वयं चुन लो, तो यहाँ भी है कि शराब की तस्करी करो। इन्हीं के जो सहयोगी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी, क्या उन्होंने बयान दिया था 1 हफ्ता पहले कि 82,000 लोग जेल में गए और जमानत पे हैं, और अभी भी 22-23 हज़ार लोग जेल के अंदर हैं शराब की वजह से। जो आंकड़े बिहार पुलिस ने दिए, किसने तैयार किए? उसमें गुप्तेश्वर पांडे उस बिहार पुलिस के प्रमुख थे। आंकड़ों का खेल किया उन्होंने पूरा का पूरा। जब से शराबबंदी हुई है उसके जो क्राइम डाटा उन्होंने दिया है उसमें इसको शामिल करना चाहिए था कि शराबबंदी पे कितनी कार्रवाई हुई, कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग ये हैं। और वो भी जब अपहरण, डकैती, लूटपाट सबकी आप क्लासिफाइड कर रहे हैं, हत्या को क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो इसमें जेब काटने तक का उस पर अगर आप डाल रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है शराबबंदी वाले
इशू को डालना। जी। और ये कतई बंद नहीं हुआ है। गुजरात में भी वही हाल है। जिस तरह से आप जो गुजरात के किसी भी बड़े होटल में, बड़े शहर में आप चेक इन करेंगे तो होटल वाला पूछेगा सर कोई सेवा पानी हो तो बताइए, मतलब सीधा सीधा ये किस ब्रांड की शराब चाहिए आपको, हम उपलब्ध करा देंगे। तो ले आते हैं अड़ोस पड़ोस के जो सूबे हैं वहाँ से, और पुलिस की गाड़ी तक में आती है। यहाँ तक भी पुष्ट खबर मिली कि वहाँ पर शराब आती है और बाकायदा तरीके से ले आते हैं। यहाँ भी आप नेपाल से शराब को रोक नहीं पाए। और चुनाव में भी जो खबरें मुझे मिली पहले दौर में भी और उसके बाद भी जो कुछ चल रहा है वहाँ पर, शराब मुक्त बिहार चुनाव तो नहीं हो रहा है। वहाँ भी शाम होते होते स्लोगन शुरू हो जाता है कि बच्चा बच्चा राम का क्या प्रोग्राम है शाम का। तो ये इशारा है एक तरह से कि भाई प्रोग्राम शाम का क्या है, मतलब उसमें कुछ गलत तर करने का इंतजाम है या नहीं है। तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप इन चीज़ों को? जो आपका सबसे बड़ा ये समाज को सुधारने का और सुशासन का जो सबसे बड़ी ब्रांडिंग कर रहे थे, उसमें शराबबंदी भी थी आपकी। तो ना तो पुलिस के आंकड़े में है कि आपने विगत 3 साल में जो बहुत आपका स्वर्णिम साल रहा है उसमें आपने कौन सी कार्रवाई की है, और आप ही का जो सहयोगी आदमी है वो कह रहे हैं इस कानून को बदलिए आप, और हम सरकार में आएंगे तो बदलेंगे इसको जी। ये स्वयं जितेंद्र राम मांझी का अहद है। देखिए जितेंद्र कुमार बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। जितेंद्र कुमार, हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि बिहार में 3 साल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स है वो 6 साल में होता है। वो कैसे? ये 6 साल में इसलिए होता है क्योंकि कभी स्ट्राइक हो या और भी एग्जाम के, मतलब जो वहाँ के जो पाठ्यक्रम हैं और जो कॉलेजेस के, ये तो बहुत जमाने से चलता आ रहा है। लेकिन अभी अगर सुशासन की बात है तो जो बच्चा पढ़ रहा है 3 साल का कोर्स है, 3 साल में खत्म हो ना, वो एग्जाम टाइम से हो, उसके बाद में फिर आगे बढ़े, वो नौकरी की तलाश करे या एग्जामिनेशन दूसरे एग्जाम की तैयारी करे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे। इन सारी चीजों के ऊपर आप ध्यान न दे करके, आपने बहुत अच्छी बात है, शराबबंदी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शराबबंदी नहीं, हम लोग टाइम में राजीव जी जेपी आंदोलन के समय 1-1 साल तो बर्बाद हुए थे, लेकिन 6-6 साल बिना किसी आंदोलन के बर्बाद हो रहे हैं। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है अपने आप में जी। खेल क्या हो रहा है? ये हमारे दर्शक हैं जितेंद्र कुमार, वो लिख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सेशन है, उनका ये भी कहना है कि सेशन सही से नहीं चलता है, सही समय से नहीं चलता है। सेशन अगर सही समय से नहीं चलेगा, एग्जाम सही से नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा तो 3 साल का 6 साल हो जाएगा, यानी 3 साल आगे बढ़ गए। तो ये कई जगह हो रहा है ऐसा। और 2016 में परीक्षा दे रहा, 18 तक उसका कोई और इन चीजों पे अगर सरकार जो भी, अभी चूंकि चुनाव का वक्त है, अगर कोई परिवर्तन के आस में आ रहा है, कोई कह रहा है, यानी महागठबंधन अगर कह रहा है कि आप मुझे वोट दीजिए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए, अगर हम जीत के आएंगे तो युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा और उसके अलावा जो सुशासन की बात है, वो दावे करके अगर वो लोग आ रहे हैं तो ये इन दावों पे भरोसा तो युवा करेंगे ना। नहीं, देखिए ना, तंज किया बीजेपी के किसी नेता ने आज कि 9वीं पास तेजस्वी जो हैं चुनाव के बाद 10वीं पास कर लेंगे, परीक्षा देंगे और 10वीं पास कर लेंगे। आप कहाँ ले जा रहे हैं डिबेट को? एक अच्छे खासे चुनावी डिबेट को आप किस दिशा में ले जा रहे हैं? और बार बार आप 9वीं अनपढ़ है, गंवार है, उस पर आप बार बार ले जा रहे हैं। आपके यहाँ जो अनपढ़ हैं, आपके यहाँ जो फ्रॉड करके डिग्री दिखा रहे हैं, उस पे तो आप भागते हैं उस चर्चा से जी। आपके यहाँ जो 6ठी पास मंत्री कभी रही हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उस पे चर्चा आप नहीं करना चाहेंगे? पुष्पंजन, यहाँ ये भी बता दूं, मैं एडीआर के आंकड़े में पढ़ देख लीजिए कि जो सांसद चुन करके आए हैं तमाम पार्टियों में, कितने उसमें 5वीं 6ठी पास है, उसी उसमें जी बिल्कुल जी। लेकिन पुष्परंजन जी, हमारे साथ बाकी अमलेंदु जी और कुमार पंकज भी जुड़े हुए हैं। बात जो दर्शक हमारे लिख रहे हैं, जो युवा लिख रहे हैं, ये अपने आप में अलग आप मतलब आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि हैरान करने वाली बात है। 6 साल लग गए। जैसे 2014 का एग्जाम आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। हाँ। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ठीक से नहीं होते हैं, पढ़ाई की व्यवस्था कैसी बिल्कुल है, अब वही यूनिवर्सिटीज की हालत क्या है, युवाओं का भविष्य क्या होगा। नौकरी तो सेकेंडरी है, राजीव जी, प्राइमरी ये है कुमार पंकज जी, बिल्कुल प्राइमरी ये है कि पढ़ाई तो ठीक से हो जाए। राजीव जी, वही बात है ना कि जैसे जंगल राज में पलायन हुआ तो नीतीश राज में क्या पलायन नहीं हुआ? लोग एजुकेशन दूसरे राज्यों में जाकर के एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए दूसरे राज्य, तो ये भी तो एक पलायन है ना। अगर जंगल राज में पलायन की आप बात कर रहे हैं तो नीतीश राज में भी आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि वहाँ के कितने युवा जो है बाहर पढ़ाई इसलिए करने कि उनका सेशन सुधर
जाए, नौकरी नहीं है तो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ेगी। 15 साल में आप जंगल राज की बात छोड़ दीजिए, आप अगर पलायन रोकना था तो आप अपने यहाँ रोजगार पैदा करते, आप अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम ठीक करते, आप अपने हेल्थ सिस्टम ठीक करते, तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता ना। आज भी बड़ी संख्या में लोग बिहार से बाहर जाकर के इलाज कराने के लिए जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं है। एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन ठीक नहीं है, रोजगार नहीं है इसलिए बाहर जा रहे हैं नौकरी के लिए तलाश में। तो ये भी तो एक बड़ा पलायन ही है ना। जब लालू राज में आप कह रहे हैं कि जंगल राज के कारण पलायन हुआ, तो इस 15 साल में भी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मामले में पलायन हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कुमार पंकज जी, आप 30 साल के आंकड़े देख लीजिए, दोनों जंगल राज और मंगल राज जी, दोनों के आंकड़े आप देख लीजिए। कश्मीर से उतना पलायन नहीं हुआ है जितना बिहार से हुआ। मैं वही बात कर रहा था, 4 गुना पलायन हुआ है। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं कि जंगल राज में पलायन हुआ, अपहरण उद्योग बन गया, लेकिन 15 साल में नीतीश कुमार के शासन में क्या पलायन नहीं हुआ? तो ये इस सवाल मेरा एक वो है जी, पलायन नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल ये पुष्परंजन जी उठता है बार बार, देखिए इस पलायन का नुकसान भी हो रहा है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट जी, इस पलायन का नुकसान भी हुआ है। वही जो लोग पलायन करके गए और कोरोना काल में लौट के बिहार आए हैं 25-30 लाख युवक, वो सीधा सीधा इनके लिए एकदम गले में सांप की तरह घूम रहे हैं लटक के। इनके लिए जवाब नहीं है। बिल्कुल, चुनाव में एक बड़ा एक पलायन एक मुद्दा भी है। सॉरी राजीव जी, मैं बीच में इंटरप्ट, आप कुछ कह रहे थे। मैं तो अपने दर्शकों के जो कमेंट्स हैं वो पढ़ रहा हूं और बहुत आश्चर्यजनक ढंग से, अब जैसे जीतू कुमार है लिख रहे हैं कि सर आप लोग पॉलिटिक्स पे मत जाइए ना, स्टूडेंट एजुकेशन देखिए सर, ये कह रहे हैं, ये जीतू बोल रहे हैं। रितेश कुमार लिख रहे हैं कि पीएमसीएच का बहुत बुरा हाल है। पीएमसी जो पटना मेडिकल जो कॉलेज हॉस्पिटल है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जो बातें लिख रहे हैं ये अपने आप में आश्चर्यजनक ही नहीं, ये किस बारे में, मतलब आप क्या सोच रहे हैं? आप किस सुशासन की बात कर रहे हैं? किस विकास की बात कर रहे हैं? सड़क बना देना सिर्फ विकास है क्या? या जैसे कि गंगा में आप नहीं, उसका हिस्सा है राजीव जी। ठीक है, सड़क बनाया आपने, बड़ी कृपा की बिहार पे, हम टैक्स पेयर्स पे भी कृपा की, मगर कितना सड़क को बुनाते रहेंगे? हर 5 साल पे सड़क को लेके आप बुनाते हैं, कब तक उसे रगड़ रगड़ के खाते रहेंगे? सड़क के अलावा भी दुनिया में सड़क है और वहाँ कोई रोजगार नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, तो सड़क का क्या करेंगे? आईना देखते रहेंगे? अब देखिए, पुरहारा हसपुरा लिख रहे हैं कि स्कूल में टीचर नहीं है, केवल बिल्डिंग बना रहे हैं। ये सब ये तस्वीर है, ये तस्वीर है बिहार की, ये तस्वीर बिहार के युवाओं की है, ये तस्वीर बिहार के युवाओं के भविष्य की तस्वीर हमको दिखाई जा रही है। और ये कोई नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए जो साथी हैं वो लिख रहे हैं। और ये जो बातें हैं ये सोच करके लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार की बात हम कर रहे हैं, वो जंगल राज अगर कह रहे हैं तो ये कौन सा राज है? ये बता दीजिए नीतीश बाबू, ये बता दीजिए कि कौन सा राज है। और इसीलिए हमने ये आज का जो टॉपिक भी रखा है कि आप मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे पर आइए नीतीश बाबू, बिल्कुल मुद्दे पे आइए। मुद्दा ये है कि रोजगार चाहिए, मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार दूर हो, मुद्दा ये है कि अपहरण और बलात्कार और इस ढंग के जितनी भी कुरीतियां हैं समाज से वो दूर हो। लेकिन वो उन सब की बात कोई नहीं कर रहा है। जब रोजगार की बात कोई दूसरा करता है तो आप कहते हैं कि ये बोगस बात है। लेकिन आपका घटक दल अगर कहता है कि हम भी 19 लाख रोजगार देंगे तो उस पर आप चुप्पी साध लेते हैं। एक बात और आज करूंगा और वो बात है आरक्षण की। और आप याद कीजिए कि 2015 का जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बिहार पहुंचे थे और बिहार में उन्होंने कहा था कि आरक्षण पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है कि आरक्षण को क्यों न खत्म कर दिया जाए। ये उनके लिए, इसके बाद लालू यादव का कहना था कि ये जो बात है, मतलब ये जो बयान है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का, ये बयान बहुत ही घातक साबित होगा, क्योंकि समाज में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको ऊपर किया जाए। ये व्यवस्था थी, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन आज फिर से आरक्षण का जिन्न जो है वो बाहर निकाला है नीतीश कुमार ने, और उनका कहना है कि जो आरक्षण है वो समाज में या प्रदेश में जो जाति आधारित जनगणना के जो मतलब संख्या जो है, जातियों की संख्या, उस आधार पे आरक्षण होना चाहिए। वो एक बड़ा बयान है उनका। लेकिन बात ये है पुष्परंजन जी कि मैं अमलेंदु जी की तरफ भी आना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने अभी अपने प्रोड्यूसर को कहा है कि साउंड ठीक करें और
उसके बाद में अमलेंदु जी को जोड़ूंगा। लेकिन पुष्परंजन जी, इसीलिए मैं आप तक आ रहा हूं कि ये जो आरक्षण का जिन्न निकाला है इन्होंने, ये एक तरफ आप देखिए कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो अगड़े, जब बिहार में हम जातियों की बात करते हैं तो अगड़ी और पिछड़ी जातियों की बात होती है, तो अगड़ी जातियां मानी जाती हैं कि वो बीजेपी की तरफ जाती हैं, मैक्सिमम वोट बीजेपी की तरफ, और वो आरक्षण के खिलाफ रहते हैं, कमिटेड वोटर्स हैं और आरक्षण के खिलाफ हैं वो। चलिए ठीक है, लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं, नीतीश कुमार की बात करते हैं जो आरक्षण को लेकर के कहते हैं कि मतलब आरक्षण होना चाहिए, तो ये आपस में ही एक द्वंद्व है। एक तरफ जेडीयू और दूसरी तरफ बीजेपी, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या जनता को ये बात समझ में नहीं आ रही? पहली बात। दूसरी बात ये कि आरक्षण को लेकर के बिहार की राजनीति कहां किस करवट जाएगी? देखिए, खेल क्या हुआ है कि ये जितने लोग निकाले गए हैं 43-44 लोग बीजेपी के जो टॉप लीडर बिहार के, उसमें अधिकांश सवर्ण हैं लोग जी। कुछ को मैं निजी रूप से जानता हूँ कि वो सवर्ण है, और पूरा का पूरा खेमा चला गया है दूसरे का टिकट लेके, कोई एलजेपी का टिकट लेके, कोई मायावती से टिकट लेके चुनाव लड़ रहा है। तो सवर्ण वोट का जनाधार जो था वो खिसक रहा है जी। उसे कैसे रोकना है, उसके लिए कार्ड दोबारा से, हालांकि कोई नया कार्ड नहीं है, जो आरक्षण की बात मोहन भागवत ने की है, नई बात नहीं की है, मगर उसे चुनाव के टाइम में याद दिलाने के पीछे यही है कि उसको रोका जाए। जैसे भी भूस्खलन जो वोटरों का हो रहा है उसे कैसे रोका जाए। संघ भी चकरा गया इस पूरे परिदृश्य में। जिस तरह से भूपेंद्र यादव जो बिहार के चुनाव प्रभारी बीजेपी के हैं, और ये जो डॉक्टर संजय जायसवाल हैं बिहार के अध्यक्ष बीजेपी के, इन लोगों ने जिस तरह की गड़बड़ियां की हैं टिकटों के बंटवारे में या जो दाएं बाएं हुआ है, उससे लेके बिहार में विद्रोह की स्थिति है, और जो कैडर वोट है वो बंट गया है साफ साफ। और खासकर जो संघ के कार्यकर्ता हैं जो लगभग ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, कंट्रोल करते थे चुनावों को, वो लोग भी बहुत परेशान है कि कैसे रोका जाए, लोगों की नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। बीच में आश्वासन भी मिला था कि जब मोदी जी आएंगे मंच पे या बिहार में जब वो आएंगे तो समझाएंगे लोगों को और रास्ते पे लाने की चेष्टा करेंगे जो लोग नाराज हैं, मगर ये सब हुआ नहीं। इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए, एक पार्ट 1 है, सिक्के का एक पहलू है, और सिक्के का दूसरा पहलू है नीतीश कुमार कि वो नहीं चाह रहे हैं कि उनका जो पिछड़ा वोट बैंक है, जो महादलित वोट बैंक है, ये अलग अलग खेमे, अलग अलग एजेंडे के साथ जो लोग मैदान में उतरे हैं, वहाँ भी कटाव शुरू हो गया है। बाढ़ में जो जमीन का कटाव होता है ना, वही हालत वहां पर हो चुकी है एक तरह से कि बिहार में जगह जगह जो दियारा के इलाके में जो भूमि कटाव बाढ़ के बाद देखने को मिलता है। ये बाढ़ का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं बाढ़ पे भी आना चाहूंगा, और हमारे साथी उदय सिंह भी लगातार बाढ़ का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार और कोशिश करूंगा कि अमलेंदु जी आपकी तरफ आऊं। जो युवाओं की हम बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, विकास की बात हो रही है जो नीतीश कुमार करते आ रहे हैं। अमलेंदु जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं शायद? तो अमलेंदु जी, बात यही है कि जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं का पलायन भी देख रहे हैं हम, किस कदर युवा जो है वो बिहार से पलायन करते हैं, और उसका मंजर हमको देखने को मिला 4 महीना पहले जब लॉकडाउन की अचानक घोषणा की नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने। उसके बाद जो स्थिति थी, आज कई सारे युवा जो हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। बिहार का चुनाव जो है उस दौरान वो चुनाव के भागीदार भी बन रहे हैं शायद। लेकिन ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि अगर 15 साल नीतीश बाबू ऑलरेडी चुनाव इसमें हैं, बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे हैं, बैठे हुए विराजमान हैं, और जब रोजगार देने की बात आती है तो कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास पैसा ही नहीं है, फंड ही नहीं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, पूरा का पूरा एक सिरे से इसको खारिज कर देते हैं कि हम रोजगार दे ही नहीं सकते, तो फिर आप इस कुर्सी पर बैठे क्यों हैं? ये तो नीतीश जी ने सवाल ही किया जाना चाहिए, अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो विकास कहाँ से करेंगे? जी भाई, विकास करने के लिए तो पैसा चाहिए ना जी। तो वो विकास का पैसा कहाँ से आएगा? जहाँ से विकास का पैसा आएगा वहीं से रोजगार का पैसा आएगा जी। बिना रोजगार के विकास भी नहीं होगा। भाई, सड़क बनेगी, पुल बनेगा, स्कूल बनेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे, हवाई अड्डे बनेंगे, जिसका बहुत गुणगान किया जा रहा है कि हवाई अड्डा बनेगा, तो उस सब के लिए भी तो रोजगार सृजन होगा ना, तो उसी में तो रोजगार आएगा। बिल्कुल। तो जो विकास के लिए जो पैसा आएगा, जिसका आप बहुत गुणगान कर रहे हैं कि 15 साल में बड़ा विकास हुआ है बिहार का, तो उस विकास में कितनी हिस्सेदारी है बिहारियों? ये भी नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। भाई, बिना रोजगार के विकास का क्या मतलब है? अगर विकास जो रोजगार पैदा नहीं कर रहा है तो विकास नहीं, वो विनाश है, क्योंकि वो विस्थापन पैदा कर रहा है, वो किसानों की जमीन छीन रहा है, वो
वो लोगों के सड़क किनारे के रोजगार छीन रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही है तो गुमटियां छीन रहा है। जी। तो अगर इस तरीके का विकास है तो वो विकास निश्चित तौर पर विनाश है। नीतीश जी को ये बताना चाहिए कि वो जो है जिस विकास का आप तक ढोल पीट रहे हैं, और मोदी जी भी आकर के बता रहे हैं कि लालटेन का जमाना चला गया और एलईडी का जमाना आ गया है, तो वो विकास आखिर है क्या, उस विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा भी तो बताएंगे ना जी। और अगर आपने इतना विकास किया था इन 15 सालों में, तो आप सवाल ये कि इन 15 सालों में विकास में फिर से इतना ज्यादा पर्याय बिहार से क्यों हुआ? जी, ये भी जवाब नीतीश जी को चाहिए। और थोड़ी देर पहले आप जो शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा का तो हाल ये है कि पिछले मतलब 1 साल के अंदर है शिक्षकों पर 2 बार लाठीचार्ज हुआ इस सरकार में जी। और भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है उसमें शिक्षक घुस गए पुलिस से बचने के लिए, तो उसमें घुस के पुलिस ने लाठीचार्ज किया है अभी सितंबर में। जी। आप गूगल पर सर्च कीजिए, 3 सितंबर 2020 की घटना है। उससे पहले 21 जुलाई 2019 को जो शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया। तदर्थ शिक्षकों को कई सालों से तनख्वाह नहीं मिल रही है, 20,000 से ज्यादा वो शिक्षक है। तो ये कौन सा विकास है नीतीश जी का? यही है मंगल राज क्या? जंगल राज से कम है कि आप 15 साल से 20 साल से जो आप शिक्षकों से काम ले रहे हैं उनको तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे हैं, और शिक्षक अगर आपकी तनख्वाह मांग रहा है तो आप उस पर लाठी बरसा रहे हैं, पुलिस उस पर लाठी मार रही है। तो यही है आपका विकास और यही आपका मंगल राज है। ये सब पूछे जाना चाहिए ना। बिल्कुल। क्योंकि इन सवालों के जवाब नहीं है। ठीक है, नीतीश जी ने कह दिया रोजगार बोगस बात है, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि नीतीश जी ने तेजस्वी से नहीं कहा कि रोजगार की बात बोगस बात है, नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी से कहा है जी। क्योंकि तेजस्वी ने 10 लाख की वायदा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख का वायदा किया है। तो नीतीश जी कह रहे हैं कि जो 19 लाख की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है बोगस बात है। तो लोगों को जो है उनकी भावना को समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो नीतीश जी की भावना जो अच्छी भावना है, और अच्छी भावना से वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बोगस बातें कर रही है। जी जी, ये बोगस बात कर रही है। लेकिन पुष्परंजन जी, सवाल यही है कि जब, जैसा कि अमलेंदु जी बोल भी रहे हैं कि ये जो सवाल मतलब उनका बोगस बात जो कहना है, ये बोगस बात कुल मिलाकर के जिस पे हम लोग भी इशारा कर रहे हैं कि बात जो है वो यहाँ पे बीजेपी वर्सेस जेडीयू की हो रही है, न कि ये बात तेजस्वी वर्सेस और नीतीश कुमार की हो रही है। तेजस्वी यादव ने बहुत ही सफाई के साथ, साफगोई के साथ और लॉजिकली उन्होंने अपने फैक्ट्स को रखा है, और उनका कहना है कि 4.5 लाख बेरोजगार हैं, मतलब कि 4.5 लाख वैकेंसी है बिहार में, और 5.5 लाख वैकेंसी का सृजन करेंगे हम, यानी क्रिएट करेंगे, और इस प्रकार 10 लाख रोजगार हम पहली कैबिनेट की बैठक में इसकी घोषणा कर देंगे, साइन कर देंगे। तो ये एक ब्लूप्रिंट है जिसके साथ ये लोग मैदान में कूदे हुए हैं, यानी कि आरजेडी और महागठबंधन जो है वो मैदान में है। लेकिन इस ब्लूप्रिंट में कहीं ना कहीं इसके चक्कर में, इसके चक्रव्यूह में फंसते हुए नीतीश कुमार दिख रहे हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास रोजगार है ही नहीं और हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो ये एक जो ऐसी बात है जिस पे बेरोजगारों का ध्यान जरूर जाना चाहिए, युवाओं का ध्यान जरूर जाना चाहिए। लेकिन जब सुशासन बाबू के 15 साल के सुशासन की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने बहुत सारी बातें की। हमने बात की अपहरण उद्योग की बात की कि अपहरण में किस प्रकार लालू प्रसाद यादव के 15 साल के कार्यकाल से नीतीश कुमार का कार्यकाल लगभग 3 गुना आगे बढ़ गया अपहरण उद्योग में। कहाँ 32,000 अपहरण हुए 15 साल में, लगभग 12 साल में, और 12 साल में कहाँ 85,000 अपहरण हुए उसी बिहार में, और इसी 15-12 साल में नीतीश बाबू के कार्यकाल में। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्राइम के रिपोर्ट हैं जो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्राइम के अलावा विकास की बात, चाहे शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, इन बातों पे भी नीतीश बाबू जो हैं वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एक और भी अहम मुद्दा है बिहार का। अगर नॉर्थ बिहार की आप बात करें, सीमांचल की बात करें, दरभंगा और बाकी ये सब मिथिलांचल की बात करें, पुष्परंजन जी और कुमार पंकज जी, तो हम लोग देखते हैं कि हर साल बाढ़ आती है। अभी भी कुछ महीने पहले, मतलब कुछ दिन पहले, महीना भी नहीं, कुछ दिन पहले तक बिहार का और अभी भी कई जगह पानी है। जो दियारा क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं पुष्परंजन जी, बाढ़ को लेकर के कोई चिंता ही नहीं है। बाढ़ तो ऐसा है कि बाढ़ आएगी ही आएगी, और उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। करोड़ों रुपए जो हैं वो पानी में वो स्वाहा हो जाते हैं। पैसे की चिंता आप मत कीजिए, और न ही ये चिंता कीजिए कि बाढ़ को कैसे रोका जाए। देखिए, एक महकमा है जो बिहार में बाढ़ को देखता है और नदी का वो सब सारा कुछ देखता है, प्रबंधन जी। इसका काठमांडू तक में गेस्ट हाउस है। एक बार मैं ठहरा भी था उस गेस्ट हाउस में।
जी। और वहाँ कमांड सेंटर एक तरह से काठमांडू में, और वहाँ से पूरा नेपाल सरकार से ये कोऑर्डिनेट करते हैं ये लोग। ये आज से नहीं है, जगदानंद सिंह जब सिंचाई मंत्री थे उनके और पहले से भी वो सारा कुछ इंतजाम वहाँ था। और वो लगातार, मतलब मैं 80 से अब तक की बात कर रहा हूँ। तो आप कोऑर्डिनेट क्यों नहीं करते हैं? नेपाल में बाढ़, रोते जरूर हैं नेपाल में बाढ़ को लेके कि वहाँ से तो जो पानी ये लोग छोड़ेंगे बांध से तो पूरा का पूरा बिहार डूब जाएगा, त्राही त्राही मच जाएगी, और केंद्र सरकार पैसा दे। हर साल क्या होता है राजीव जी, सच्चाई ये है कि ये लूट होती है बाढ़ के नाम पर। वहाँ पर ये इंतजार करते हैं कि बाढ़ आए तो वहाँ बांध वांध जो पहले से ठेकेदार बना के रखते हैं वो टूटे, और फिर वो सारा कुछ रफा दफा भी हो जाता है। जो किया धरा काम होता है, जिसका पेमेंट भी हो चुका होता है, वो टूटता है। आपको ध्यान होगा इस चुनाव से कुछ ज्यादा नहीं, कुछ हफ्ते पहले एक पुल बह गया था वहां पर पटना के बहुत पास ही, और इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। वो पुल बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं था, वो इनके कार्यकाल में ही बना हुआ पुल था, जिसको लेके बगले झांक रहे थे नीतीश बाबू। तो इस तरह के बहुत, ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, उस तरह के सैकड़ों उदाहरण बिहार में है। बांध का कार्य होता है, या कई जगहों पर सड़कों, बाढ़ के बाद देखिएगा सड़क टूटे हुए, और फिर दोबारा से उस पर काम शुरू हो जाता है। इन्हीं के लोग करते हैं काम, इन्हीं के ठेकेदार करते हैं। तो बड़ा तंत्र है वहाँ पर। बाढ़ के नाम पे अलग से लूट होती है वहाँ जबरदस्त। ये बाढ़ को लेके केवल यहाँ पर जो रुदाली का कार्य करते हैं, राजनीतिक रुदाली ये बन जाते हैं, वो केवल दिखाने के लिए है। बाढ़ के वास्तविक उपायों पर कभी बात नहीं होती है कि किस तरह से हमें नेपाल से कोऑर्डिनेट करके बाढ़ के फायदे भी ले सकते थे ये लोग। जी, मतलब बांध को आप सही से उस पानी का सही इस्तेमाल करते हैं अगर, और सिंचाई में इस्तेमाल उसका ढंग से हो बिहार में, तो बिहार की तस्वीर दूसरी होती। ये 15 साल में ये भी गड़बड़ियां हुई हैं जिस पर कम चर्चा हो पाती है। नहीं, मेरा ये कहना है कि ठीक है, 15 साल लालू यादव का जो कार्यकाल था वो बहुत बुरा था, चलिए मान लिया, जंगल मान लिया, बिल्कुल सही है। आपने क्या किया? आज बाढ़ जो है बिहार की, वो सबसे एक अहम मुद्दा है, और उस पे आपने क्या कुछ किया? क्या बाढ़, अभी भी बाढ़ का पानी है, बाढ़ से आप बिहार को बचा लिए? अभी जो ये जो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, उनके गांव में का विजुअल्स में देख रहा था, अभी भी बाढ़ का पानी उन गांवों में है। दरभंगा जिले में आप घूम जाइए कई इलाकों में, वहां पर अभी भी बाढ़ का पानी निकला नहीं है। चंपारण में आप देख लीजिए, जो गंडक का इलाका है, वहां बाढ़ का पानी कई जगहों पर अभी सड़ रहा है। वहां पर ये जो सबसे ऐतिहासिक जगह है, जो मौर्य काल का है, या वहां पर कुछ विजुअल्स हम लोग देख रहे थे। जो चंपारण का जो पूराकालीन जो अवशेष वाले जो इलाके हैं, वहां पर नंदनगढ़ जैसे है, नंदनगढ़ का विजुअल में कल परसों ही देख रहा था, पानी लगा हुआ है वहां पर। आप कौन टूरिस्ट आएगा देखने के लिए साहब आपके यहाँ, जहाँ पानी लगा हुआ दुनिया भर का? आपने उस बाढ़ के पानी का निकास का कोई इंतजाम तो किया नहीं। खाली राजनीतिक रुदाली बन जाने से शासन थोड़े ही चल जाना आपका। पंकज जी, नहीं, एक मैं थोड़ा जी बोलना चाहूंगा। जी अमलेंदु जी, विकास इतना ज्यादा हुआ है कि 2008 में आई जब कोसी की बाढ़, विनाशकारी बाढ़, कई हजार लोग मरे। अब 2008 से इतना विकास हुआ कि पटना में बाढ़ आने लगी, और मुख्यमंत्री को जो है वो बाहर निकल के जाना पड़ा उनको। फ्लाईओवर के ऊपर खड़े होना पड़ा। आप पैंट पहन के घूम रहे थे पिछले साल। इतना ज्यादा विकास जो नीतीश जी ने इस मंगल राज में कर दिया है कि जो 2008 की कोसी की बाढ़ थी वो पटना तक पहुंचने लगी है, और मुख्यमंत्री जो है उसको रेस्क्यू करना पड़ रहा है, वो फ्लाईओवर पे जो है गुजरने में खड़ा हुआ है। जी, इतना ज्यादा विकास कर दिया है जी। तो ये बाढ़ का दृश्य ये खैर पटना जो है वो जल निकासी का मामला था वो, लेकिन जो हम लोग बाढ़, जिस भयावह मंजर की बात मैं कर रहा हूँ, जो खासकर बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है और जो सीमांचल का पार्ट है, मिथिलांचल का पार्ट है, उसको जो झेलना पड़ता है, उसको अगर आप देखिए तो आप दंग रह जाएंगे। केवल जल प्रबंधन कर देते ना राजीव जी, तो ये बिहार की आधी समस्या का समाधान। बिल्कुल, कि पानी जो है अगर बाढ़ के समय, बरसात के समय उतना पानी अगर नेपाल से छोड़ा जाता है और वो यहाँ तक बिहार को डुबाता है, तो उस पानी का जो जल प्रबंधन की बात कर रहे हैं पुष्परंजन जी, उसका अगर इंतजाम हो जाता तो कुछ और ही बात होती, और पानी का संचयन करते और उसके बाद उसके सिंचाई और बाकी चीजों में उसका उपयोग करते, पीने के लिए उपयोग करते, तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी किया नहीं गया। लेकिन आप बात सिर्फ कर रहे हैं वैसे विकास की बात कर रहे हैं जिस पर आप सिर्फ अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं,
लेकिन जब युवाओं को, जब वहाँ के बेरोजगारों को, वहाँ के लोगों को, बिहार वासियों को ये बात गहराई तक समझ में आएगी तो बात वो दूर तक जाएगी, ये हम सबको पता है। लेकिन बात यही कह रहा हूँ पंकज जी कि ओवरऑल हम देखें तो जो बाढ़ के प्रबंधन की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, इन मुद्दों पे बात नहीं होती है। खासकर अभी जो सीएम है वो इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो आरक्षण का मुद्दा मैं उठाया था अभी चर्चा के दौरान, और इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपस में ही खिचड़ी पकाती हुई दोनों पार्टियां यानी जेडीयू और बीजेपी नजर आ रही हैं। और इससे जेडीयू को क्या फायदा होगा और बीजेपी को क्या फायदा होगा इस आरक्षण कार्ड से, जरा मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, आरक्षण कार्ड जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित, अति पिछड़े दलित का, ये नीतीश कुमार ने इस तरह से एक डिवाइड किया कि लोगों को कैसे, मतलब ये प्रयोग जो है उत्तर प्रदेश में भी राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। बिहार में जरूर कुछ नीतीश कुमार कुछ सफल करने में सफल रहे और उसका ये हुआ कि, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि कई जातियां उपजातियां कई उसमें खंड में बढ़ गए, कई सबके नेता पैदा हो गए, तो अलग अलग कई मतलब जो जातियों के नेता पैदा हुए उन लोगों ने कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करना शुरू किया शासन प्रशासन को कि हमारे इतने लोग हैं, इनको ऐसे। तो अब ये जो चुनावी बेला में आरक्षण की बात हो रही है, देखिए इससे पहले केंद्र सरकार ने गरीब सवर्ण को 10% का आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया है, तो अब आरक्षण की बात इस चुनाव में अगर उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर क्या नाम है क्रीमी लेयर बनाम उसका बात करते तो एक समझ में आ रहा है कि चलिए क्रीमी लेयर के लोग भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, या उसकी बात करते तो समझ में। लेकिन आज जो नया राग इन्होंने आलापा है, कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि जो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित, अति पिछड़े, अति दलित को जो इन्होंने बांटा है, कहीं वो एकजुट होकर के आरक्षण की अगर बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, जो देखिए 89 में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़के लालू यादव ने सत्ता हासिल की थी, उस समय नीतीश कुमार भी इनके साथ थे, पासवान भी इनके साथ थे, तमाम नेता उस समय इनके साथ थे। तो ये तो वही चीज़ है कि 2020 में इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम जाति का कार्ड खेलेंगे, आरक्षण का कार्ड खेलेंगे, तो फिर हम सामाजिक न्याय की, तो वही चीज़ है कि विकास की बात न करके, 15 साल के अपने शासन की बात नहीं करके, कोसी के बाढ़ प्रबंधन की बात न करके अब ये नया राग अलाप रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए 2 चरणों का चुनाव होना है, अभी 71 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण में बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं दूसरे चरण की, और इसमें अभी क्या गुल खिलाया जा सकता है, ये सारे राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं। उसी में नीतीश कुमार का भी एक प्रयास है कि नया जो है राग अलाप करके हम कुछ न कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करें। मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात हो रही है, लेकिन अमलेंदु जी, ओवरऑल अगर देखें तो ये जो चुनाव प्रचार है जो हम लोग देख रहे हैं कि पहला फेज हो चुका है, दूसरा और तीसरा फेज बाकी है भी, इसमें हर तरह के मुद्दे छुए जा रहे हैं, हर तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन कौन कितना आगे है? देखिए, असल में समय तो केवल मुद्दा जो है ये तो रोजगार का जो पीएससी ने कर दिया है जी, उस मुद्दे के आगे अब सारे मुद्दे फेल हो गए हैं जी, और उस मुद्दे से बचने के लिए तमाम मुद्दे लाए जा रहे हैं, लेकिन वो कारगर साबित हो नहीं पा रहे हैं जी, क्योंकि जो असली मुद्दा होता है देखिए वो दिल को छूता है। और जो इस समय जो मतलब यहाँ आप बिहारी की है और खासतौर से जो सब विस्थापित होकर के आए हैं, जो प्रवासी थे वो घर लौट करके आए हैं, जिस तरीके से कष्ट उन्होंने झेले पूरे रास्ते में चलते हुए, और अगर क्या उनको रोजगार की व्यवस्थाओं से दो चार होना पड़ रहा है। खासतौर से जो नया युवा है, मतलब जैसे भी अपने दर्शक ने कमेंट किया कि 3 साल का जो बीए है वो 6 साल में होता है, तो रोजगार की क्या, तो ये असली मुद्दा जो असल में यही मुद्दा है। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा शुभ संकेत है डेमोक्रेसी के लिए। अगर बिहार जो है वो रास्ता दिखाता है और इस मुद्दे पर चुनाव होता है तो आप समझिए कि देश की जो है काया पलट हो जाएगी। यही मुद्दे जो है वो चुनाव में होने चाहिए। मंदिर मस्जिद जाति धर्म और तमाम झगड़े जो है ये सब जो है चुनाव के मुद्दे नहीं है, चुनाव के मुद्दे यही है। सरकार का काम क्या है, सरकार है किसकी जी, सरकार जो है वो मंदिर मस्जिद बनवाने के लिए नहीं है, सरकार जो है लोगों को रोजगार देने के लिए, सरकार लोगों की शिक्षा का प्रबंध करने के लिए है, सरकार लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, सरकार जो यातायात के साधन करने के लिए है, सरकार अच्छी नीतियां बनाने के लिए है, सरकार जो है कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए। तो इन सारी मुद्दों पे अगर चुनाव होने लगता है तो एक बहुत अच्छा संकेत मुझे लगता है कि इस बार जो बिहार का चुनाव है वो पहली बार जो है मुझे लगता है कि ये मतलब समझ लीजिए कि 86 के बाद से जो है जो चुनाव हो रहे हैं तो पहली बार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पिच पर नहीं खेल पा रही है और जो विपक्ष का दिया हुआ मुद्दा उसकी पिच पर खेलने को मजबूर हुई है। 86 के बाद जी, किसी भी चुनाव में पहला मुद्दा है
तो ये छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में भी हालांकि इस मुद्दे पर हुआ था, वहां भी परिणाम दूसरे देखने को मिले थे, लेकिन उसमें भी रोजगार किस तरीके से मुद्दा नहीं बन पाया था, किस तरीके से बिहार में ये मुद्दा बन पाया है। बिल्कुल, तो बिहार में ये मुद्दा, ये हम देख रहे हैं कि बिहार में जो है ये मुद्दा अपने आप में, क्योंकि जो पिच तैयार की है वो तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने, और उस पर खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनका जो गठबंधन यानी एनडीए और नीतीश कुमार, ये साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा है पिछले कई वर्षों में, और जैसा बता रहे हैं अमरेंदु जी कि 1986 के बाद से ये पहली दफा वहां हो रहा है, बिहार में हो रहा है कि विपक्ष जो है वो मुद्दा लेके आ रहा है। लेकिन बात यही है कि मुद्दा क्यों ना हो, जब स्थिति ऐसी हमारे सामने है, साफ दिखाई दे रही है कि एक तरफ आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास की पटरी कहाँ है और उसकी गाड़ी कहाँ है, ये तमाम चीजें दिखाई नहीं दे रही है, तो बात तो दूर तक जाएगी ही। पुष्परंजन जी, आपसे भी यही सवाल है चलते चलते, क्योंकि अब समय खत्म हो चुका है, कि ये जो ओवरऑल जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक तरफ दनादन बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, अपनी पिच, अपनी गेंद, सब कुछ अपनी ही, और वो दुश्मन को बोल रहे हैं कि नहीं जी आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन जो सामने वाला है, विपक्षी दल है, वो पूरी तैयारी के साथ, अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान में डट कर मुकाबला कर रहा है। देखिए, संकट दो चीजें की है। एक तो यह है कि नीतीश कुमार की कुर्सी बच पाएगी नहीं बच पाएगी, और दूसरा उससे ही बड़ा संकट बीजेपी के लिए हो गया है। 2015 में बीजेपी को 53 सीटें आई थी। अब उस 53 सीटों को कैसे बचाना है, ये इनके लिए बड़ी चुनौती हो गई। इसलिए लगातार एक के बाद एक तीर तर्कश से निकाल रहे हैं। मोहन भागवत का बयान से लेके कोई भी चीज़ कश्मीर तक को ले आए, महबूबा मुफ्ती के बयान तक को जोड़ दिया। पाकिस्तान के पटाखे अभी छूटने शायद बाकी है, दूसरे तीसरे में छोड़ देंगे ये, मगर ये घुमा फिरा के जहाँ भी ला रहे हैं उनको 53 सीटें दिख रही हैं कि कैसे उसे बचाया जाए। और रोजगार की हालत, अब ये इतना बड़ा एजेंडा बन गया है, इतना भीमकाय एजेंडा बन गया है कि योगी जैसे स्टार प्रचारक अब अपने सूबे में दे रहे हैं, जो विज्ञापन लगातार टीवी चैनलों पर आ रहा है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश देगा। इंडस्ट्री दिखा रहे हैं कि हम सड़कें बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहे हैं, इंडस्ट्री का जाल बिछाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये ऐसे मौके पर आप ध्यान दीजिए, पिछले साल दिए जलाए जा रहे थे कि इतने लाख दिए का गिनीज बुक का पिछला रिकॉर्ड हम तोड़ के इस साल इतने दिए योगी जलाएंगे। इसका प्रचार 20 दिन पहले से शुरू हो जाता था, वो प्रचार सब लुप्त हो रहा है। अब धीरे धीरे वो भी आ रहे हैं, उन्होंने भी जमीन पे आना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह अगर ये सिर्फ गपबाजी से काम नहीं चलना है, यहाँ भी हम जमीन पर अगर रोजगार नहीं दिखाते हैं, इंडस्ट्री नहीं दिखाते हैं, तो नीतीश कुमार वाला हाल हमारा ना हो जाए। ये होता है किसी भी चुनाव का आफ्टर इफेक्ट। जी जी, ये है आफ्टर इफेक्ट, और हम देख रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट तो खैर अभी चुनाव के दौरान ही हम हैं, और चुनाव का पहला फेज जो है वो खत्म हुआ है। आफ्टर इफेक्ट यानी उत्तर प्रदेश का। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का। और मिठू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि जमुई जिले से यहाँ के बड़े बड़े पुल टूट कर लटक रहे हैं, यातायात बाधित है, करोड़ों की लूट हुई है। पुल की बात तो हम लोगों ने पहले भी की, भाई साहब वही उदाहरण हमने दिया था कि क्या स्थिति हुई है। तो ये तमाम स्थितियों के बाद जो चुनाव है वो किस कदर और कहां तक पहुंचा है, ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये सियासत है, यहाँ सब जायज है, और इसी तरह की चीजें चलती रहती हैं। और यही बात लेकर के पंकज जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल ये चुनाव अब किस दिशा में जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, आपने कहा ना सियासत है, सब जायज़ है, तो ये जो मुद्दे हैं धीरे धीरे अब जो नए मुद्दे आ रहे हैं कि पुल टूट गया या सड़कें नहीं बनी या बाढ़ का दृश्य, तो अब ये मुद्दे गायब होंगे। और जो चुनाव अब जा रहा है वो आरक्षण की बात आ गई, पाकिस्तान की बात आ गई, फिर कहीं अब वो राम मंदिर बन गया है, तो उसके अलावा भी सीता मंदिर बनाने की बात चिराग पासवान ने कही दी है। तो तमाम अब जो देख रहे हैं तो इसे समझ में आ रहा है कि चुनाव जो है अब कहीं ना कहीं मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष द्वारा, क्योंकि अब उनके पास जवाब नहीं है।
विपक्ष लगातार घेर रहा है। चूंकि 15 साल शासन है तो ऑब्वियसली कि विपक्ष घेरेगा, तो विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार को भी देना है और जनता को भी देना है, क्योंकि 15 साल आपने शासन किया है बिहार में, तो आपने 15 साल में बिहार को क्या दिया है, ये बिहार की जनता जरूर सवाल पूछेगी। और वो चुनाव उसी दिशा में जा रहा है कि जो जनता सवाल पूछेगी वही 10 तारीख को रिजल्ट रहेगा। वही 10 तारीख को रिजल्ट होगा, लेकिन उससे पहले अभी 3 तारीख को भी मतदान है और 7 को भी मतदान, यानी 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग है। और उस दिन आप अगर आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उधर जाइए और जरूर वोट दीजिए। और आपको पता ही है कि पहले फेज का जो मतदान हुआ है वो काबिले तारीफ है। वहां की जनता को दाद देनी होगी कि वो इस कोरोना काल में निकल के आए और मतदान का प्रयोग उन्होंने किया है। तो ये और जो आंकड़े हैं वो लगभग 56% तक जा चुके हैं और यही 56% का आंकड़ा फर्स्ट फेज में इन्हीं सीटों पे 2015 में भी था। 56 से 57 का आंकड़ा था और ये लगभग जो अभी आज तक के जो आंकड़े हैं लगभग 56% तक पहुंच चुके हैं। और ये बताते हैं, दर्शाते हैं कि बिहार की जनता कितनी जागरूक है और वो अपने बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए कितनी जागरूक है, वो इससे साफ समझ में आ रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे तमाम साथी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे तीनों वरिष्ठ पत्रकार और हमारे साथी पुष्परंजन जी, कुमार पंकज और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सभी का मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग 1 घंटा का समय जो है वो आपने निकाला इस महत्वपूर्ण समय के में, मतलब ये जो समय आपने दिया उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। और धन्यवाद आप सभी दोस्तों, शुभचिंतकों, दर्शकों, आप सबको भी कहता हूं कि आप लोगों ने इस 1 घंटे के पूरे इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपके कई सारे दोस्त जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए, अभी भी उनके मैं कमेंट्स नहीं ले पाया हूं, लेकिन आप लिखते रहिए। आपके कमेंट्स से बहुत सारी बातें जो हैं वो निकल के आती हैं, भले मैं वो ना पढ़ पाऊं, ना ले पाऊं, लेकिन उस पर आधारित ही हमारी चर्चा होती है, ये आप भी जानते हैं। इसलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाए रखने के लिए जरूरी है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखते रहें। और अगर आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां 3 तारीख और 7 तारीख को मतदान है, वहां जरूर मतदान के लिए जाइए। और हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, हर शाम 6:30 से 7:30 आपके साथ रहेंगे। उसके अलावा जिस दिन मतदान है उस दिन सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक भी, मतलब सुबह का वक्त भी हम आपके साथ गुजारेंगे। और उसके अलावा आप जानते हैं कि 7 तारीख को जो आखिरी मतदान है उस दिन हम एग्जिट पोल लेकर आएंगे और एग्जिट पोल में आपको बताएंगे कि आखिर बिहार की तस्वीर किधर जाने वाली है, यानी कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। तो 7 तारीख को एग्जिट पोल देखना ना भूलें। 7 नवंबर को जिस दिन आखिरी मतदान है और उस दिन शाम 6 बजे से हम आपके साथ रहेंगे एग्जिट पोल लेकर के। और इसके अलावा 10 तारीख को सुबह 7 बजे से हम पल पल की रिपोर्ट लेकर के रहेंगे आपके साथ। और हमारे जो संवाददाता अलग अलग बिहार के क्षेत्रों से में रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको भी हम अपने साथ जोड़ेंगे और पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी समय बाकी है, बहुत सारा वक्त है और हम चर्चा ऐसे ही जारी रखेंगे, बातें करते रहेंगे और मुद्दों के साथ। आपको अगर कोई बात और कोई मुद्दा या कोई आपके मन में, आपके जहन में कोई विचार हो तो वो जरूर लिखिए और कमेंट कीजिए और उसके साथ हम उन बातों पे यहाँ पे अपने विश्लेषकों के साथ में आप तक आपके विचार, आपके सवालों का जवाब पहुंचाएंगे। तो आज हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।